10 मई 1857 की वो रात, मेरठ से जो चिंगारी उठी वह अब दिल्ली की दीवारों पर शोले बनकर लपटे मार रही थी। किले की ऊंची प्राचीरों के पार तख्तो ताज की गूंजती गुफ्तगू में अब सिर्फ बगावत की बातें थीं। बहादुर शाह जफर, जो कल तक बस एक नाम मात्र बादशाह थे, आज बगावत की उम्मीद बन चुके थे। परंतु इस उम्मीद के पीछे एक नाम था, बख्त खां। रोहिलखंड से दिल्ली पहुंचा यह वीर सेनापति केवल तलवार नहीं लाया था, वह लाया था अनुशासन, युद्ध नीति और एक नया विश्वास। अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के दरवाजों पर आ चुकी थीं और शहर में हर कोना एक मोर्चा बन चुका था। बख्त खां ने कमान संभाली, लेकिन बादशाह के नाम पर एक हारी हुई क्रांति को जीत की दिशा देने का शुरू हुआ प्रयास क्या सफल हो पाया? अंग्रेज या फिर भारतीय विद्रोही कौन बना दिल्ली के विनाश का असली कारण? दम तोड़ रही मुगलिया सल्तनत की आखिरी सांस कब और कहां निकली, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चारों ओर धुआं, धूल और बारूद की गंध और पहाड़ियों से उठती तोपों की गर्जना। 4 सितंबर 1857 का दिन। दिल्ली की फिजाओं में कुछ बदल रहा था। शहर के उत्तर में एक ऊंची पहाड़ी पर तैनात ब्रिटिश सेना को जैसे नई जान मिल गई थी। ताजा फौजी टुकड़ियां, 60 से ज्यादा भारी तोपें और असीमित बारूद, ये सब उन्हें अब मिल चुका था। पहाड़ियों की छोटी पर मजबूत मोर्चे बना लिए गए थे। हर दिशा में तोपों के मुंह दिल्ली की दीवारों की ओर घूम गए। बिना समय गंवाए बमबारी शुरू हुई। एक के बाद एक गोले शहर की दीवारों को चीरने लगे। हर धमाके के साथ जमीन कांपने लगती। दिल्ली के रक्षकों ने अंग्रेजों की तोपों को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर वे असफल रहे। मिर्जा मुगल ने जैसे ही हालात की गंभीरता को समझा, उन्होंने आदेश जारी किया, अब लड़ाई शहर के भीतर लड़ी जाएगी। तुरंत ही गलियों में बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, चौराहों पर बंकर बनाए गए और छतों पर तैनात हो गए बंदूकधारी। शहर अब किले में बदल चुका था। कश्मीरी गेट के आसपास एक मिट्टी का दुर्ग भी खड़ा कर दिया गया था, जिसे पार करना अंग्रेजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। दूसरी ओर काबुली गेट पर बख्त खान की बहादुर बरेली ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा था। अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। 14 सितंबर की सुबह सूरज निकलने से पहले अंग्रेजी सेना ने कमान संभाली। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की अगुवाई में एक विशाल दल ने कश्मीरी गेट की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ सैनिक दीवार पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने लगे, तो कुछ ने दरवाजे को बारूद से उड़ाने की तैयारी की। कुछ ही पलों में एक भयानक धमाका हुआ। कश्मीरी गेट उड़ चुका था। अंग्रेज शहर में घुस चुके थे। एक ओर से दीवारों के टूटे हिस्सों से तो दूसरी ओर से सीढ़ियों से उतरते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। भारतीय सेनाएं और स्वतंत्रता सेनानी पूरी ताकत से भिड़ गए। जामा मस्जिद भी इस संघर्ष का हिस्सा बनी। ब्रिटिश फौज ने वहां हमला कर मस्जिद का एक हिस्सा उड़ाने की कोशिश की, मगर भारतीयों ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। वे 40 लाशें और 2 तोपें वहीं छोड़ गए। उधर लाहौरी गेट पर ब्रिटिश सेना ने कश्मीरी डोगरा सैनिकों के साथ मिलकर हमला बोला, मगर बख्त खान ने ऐसा पलटवार किया कि पहले डोगरा भागे और फिर अंग्रेज भी। सिर्फ एक दिन 14 सितंबर की शाम तक अंग्रेजों के 1001 सैनिक और 60 अफसर मारे जा चुके थे। सबसे बड़ी चोट थी ब्रिगेडियर निकोलसन की, जिन्हें गोली लग गई थी। उन्हें कैंप में ले जाया गया, मगर वे कुछ ही दिन में चल बसे। ब्रिटिश सैन्य अस्पताल घायल सैनिकों से भर गया। कई सैनिकों के हाथ पांव काटे जा रहे थे। अस्पताल एक त्रासदी बन चुका था। इतनी क्षति के बाद भी अंग्रेज मुश्किल से शहर के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर सके थे। बाकी दिल्ली अब भी विद्रोहियों के हाथ में थी। हैरानी की बात यह थी कि ब्रिटिश सैनिक अब अपने अफसरों के आदेश मानने से भी इनकार करने लगे थे। जनरल विल्सन तो हार मान चुके थे। वे सेना को वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। अगले दिन अंग्रेज दिल्ली कॉलेज की ओर बढ़े, मगर वहां भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। पश्चिमी दिल्ली में बख्त खान ने उनका रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब जीत विद्रोहियों की होगी, मगर तभी बहादुर शाह जफर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी बाजी पलट दी। 16 सितंबर बख्त खान के गुरु मौलवी सरफराज अली और कुछ सैन्य अधिकारी लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिले। उन्होंने राजा से अंग्रेजों पर निर्णायक हमला करने की विनती की। राजा ने हामी भरी और दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई। हजारों लोग लाल किले के बाहर एकत्र हो गए। कहा जाता है संख्या 70,000 थी। लेकिन तभी प्रधानमंत्री हकीम अहसानुल्लाह, जो अंग्रेजों का गुप्तचर था,
राजा से मिला और फुसफुसाया, अगर हार गए तो मैं अंग्रेजों के सामने तुम्हारा पक्ष कैसे रखूंगा। राजा इस धोखे में आकर युद्ध का विचार त्याग कर वापस लौट गए। लोगों ने समझा कि बादशाह भाग रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग शहर छोड़ने लगे। 18-19 सितंबर की रात बहादुर शाह जफर कुछ सेवकों के साथ लाल किला छोड़ गए। वे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे। भूखे थे। दरगाह के संरक्षक गुलाम हसन चिश्ती ने उन्हें रोटी और सिरके की चटनी दी। राजा बोले, इन बागी सैनिकों पर भरोसा करना मेरी भूल थी। अब मैं जानता हूं, मैं तैमूर वंश का अंतिम चिन्ह हूं। राजा मेहरौली जाना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने उन्हें रोक दिया। हकीकत यह थी कि उसने राजा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों से रिश्वत ली थी। राजा फिर दरगाह लौटे और बाद में हुमायूं के मकबरे में शरण ली। इसी बीच बख्त खान को खबर मिली और वह मकबरे पहुंचा। उसने राजा से साथ चलने की प्रार्थना की। जफर तैयार भी हो गए, लेकिन मिर्जा इलाही बख्श ने फिर धोखा दिया। उसने बख्त खान पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को शांत किया और कहा, मेरी ताकत खत्म हो गई है, पर तुम भारत की इज्जत के लिए जिहाद जारी रखो। बख्त खान सेना के साथ अवध की ओर निकल गया। बहादुर शाह जफर अब अपने परिवार और हजारों शरणार्थियों के साथ मकबरे में थे। तैमूरी सल्तनत की आखिरी सांसें अब गिनी जा रही थीं। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। जून से सितंबर के बीच करीब 3837 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीयों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अब केवल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी बाकी थी। जैसे ही बख्त खान दिल्ली छोड़ गए, मिर्जा इलाही बख्श ने जाकर अंग्रेज अधिकारी मेजर हडसन को बादशाह के ठिकाने की खबर दी। मेजर हडसन, जो सम्राट को पकड़ने का श्रेय चाहता था, 50 घुड़सवारों के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंचा। उसने इलाही बख्श और रजब अली को भेजा, जो सम्राट से बोले, अगर आप बिना विरोध के आत्मसमर्पण करेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। रानी जीनत महल, जो पहले ही अंग्रेजों से समझौता कर चुकी थी, ने जफर को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया। फिर बहादुर शाह जफर, जीनत महल, जवान बख्त और मिर्जा कुली खान पालकी में बाहर आए। मेजर हडसन ने उन्हें आश्वासन दिया कि रास्ते में कोई हस्तक्षेप न हुआ तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन जफर ने कोई आदेश नहीं दिया और चुपचाप अंग्रेजों के साथ चले गए। उन्हें पहले लाल किले और फिर जीनत महल की हवेली में नजरबंद कर दिया गया। वहां उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार हुआ। गालियां दी गईं, दाढ़ी खींची गई और अंगरक्षक गुलाम को पीट पीट कर मार डाला गया। हडसन असमंजस में था, क्योंकि उसने जफर को जीवनदान का वादा किया था, लेकिन जनरल विल्सन की फटकार के बाद वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। फिर वह हुमायूं के मकबरे लौटा, जहां 3 प्रमुख मुगल शहजादे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर मौजूद थे। हथियारबंद भीड़ भी वहां थी, लेकिन राजकुमारों ने युद्ध करने की बजाय आत्मसमर्पण कर दिया। हडसन उन्हें बैलगाड़ी में दिल्ली ला रहा था, लेकिन रास्ते में उसने गाड़ी रुकवाई, शहजादों को नीचे उतारा, उनकी शर्ट उतरवाई और स्वयं तीनों को गोली मार दी। हडसन ने भीड़ से डर का बहाना बनाया, लेकिन हकीकत यह थी कि वह राजा को दिया गया वादा पूरा करने की सजा इन्हें देकर चुका रहा था। इसके बाद उसने उनके गहने छीने और शवों को दिल्ली की कोतवाली के सामने फेंक दिया। कई दिन तक वे वहीं पड़े रहे, गिद्ध नोचते रहे। लोग उन्हें देखते और अंग्रेज खुशी जाहिर करते। दिल्ली में वह जगह आज भी खूनी दरवाजा कहलाती है। राजकुमारों के खून से हाथ रंगने के बाद मेजर हडसन केवल एक सैनिक नहीं रहा, वह ब्रिटिश सत्ता की वहशी मानसिकता का प्रतिनिधि बन चुका था। जब सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लाल किले लाया गया, तब दिल्ली के लोगों की आत्मा थर्रा उठी। एक जमाना जो कभी दिल्ली की शान था, अब अपमान और बर्बादी की मिसाल बन चुका था। अंग्रेजों के दिल्ली में घुसते ही नरसंहार शुरू हो गया। हजारों लोग शहर छोड़ चुके थे, लेकिन जो बचे वे दुर्दशा में घिर गए। हर गली, हर नुक्कड़ मौत का अड्डा बन चुकी थी। जो लोग बाद में बाहर निकलने की कोशिश करते, वे कश्मीरी गेट पर पकड़े जाते। औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता, जबकि मर्दों को वहीं गोली मार दी जाती। लोग अपने ही घरों के तहखानों और दीवारों में छुपे रहे, लेकिन अंग्रेजों की नजर से बच पाना आसान नहीं था। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, कुछ को तोपों से उड़ा दिया गया। हर पेड़ फांसी का फंदा बन गया और हर आवाज सजा की गवाही देने लगी। वही लोग जो कल तक गदर में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, आज इनाम के लालच में गद्दारी कर रहे थे। 2 रुपए में अपने ही भाइयों को फांसी दिलवा रहे थे। अंग्रेजों के लिए अब मौत भी एक तमाशा बन चुकी थी। कैदियों को खुले मैदानों में तड़पाकर मारा जाता और सामने कुर्सियों पर बैठे अंग्रेज अफसर तालियां बजाकर यह नजारा देखते। दिल्ली अब बस नाम की रह गई थी। रिश्वत देकर लोग जान बचा रहे थे, पर जिन्हें कुछ देने को नहीं था,
उन्हें मौत मिल रही थी। एक शहर जो एक समय 15 लाख की आबादी से भरता था, अब वीरान हो चुका था। अनुमान है कि 27,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अंग्रेजों ने 3 दिन तक दिल्ली को खुला लूटा, फिर बाकी बची चीजों को इनाम के नाम पर खोज खोज कर लूटा गया। दीवारें तक तोड़ी गईं, जमीन खोदी गई। मिर्जा इलाही बख्श, जिन्होंने सम्राट की गिरफ्तारी करवाई थी, उनका घर तक नष्ट कर दिया गया। इस लूट से 3,05,000 पाउंड का माल इकट्ठा हुआ और सैनिकों में बांट दिया गया। बस एक मोहल्ला बिल्ली मारान बच गया, क्योंकि वहां पटियाला के महाराजा के दरबारी रहते थे, वहीं मिर्जा गालिब भी रहते थे। 5 अक्टूबर को मिर्जा गालिब को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? गालिब ने जवाब दिया, आधा। कर्नल ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? गालिब बोले, शराब पीता हूं लेकिन सुअर नहीं खाता। कर्नल हंस पड़ा। फिर गालिब ने महारानी विक्टोरिया के नाम लिखी प्रशंसा की नज्म दिखाई, जिसके जवाब में उन्हें लंदन से पत्र मिला था। कर्नल ने पूछा, तो जीत के बाद सामने क्यों नहीं आए? गालिब बोले, मैं पालकी में चलता हूं, लेकिन मेरे चारों पालकी वाले भाग गए। गालिब को छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली नहीं छोड़ी गई। लाल किले को मिटाने की योजना बनी। उसके महलों, बागों और इतिहास को तोड़ दिया गया। कई मस्जिदें और घरों को मिटा दिया गया। शाह वलीउल्लाह का मदरसा तक बच नहीं पाया। गालिब ने लिखा, खास बाजार, उर्दू बाजार सब खत्म हो गए। शहर ऐसा मिटा कि उसके निवासी तक नहीं जानते कि उनका घर कहां था। लेकिन तभी पंजाब के मुख्य आयुक्त जॉन लॉरेंस आए। उन्होंने लॉर्ड कैनिंग से विनती की, दिल्ली को पूरी तरह मत मिटाओ। उनकी बात मान ली गई। फरवरी में दिल्ली पंजाब सरकार को सौंप दी गई और फिर शुरू हुआ बहादुर शाह जफर पर मुकदमा। 27 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में ही मुकदमा शुरू हुआ। उनका चित्र बनाया गया, एक में चेहरा और नीचे लिखा, जैसे हैं। दूसरे में उनके गले में फांसी का फंदा था और नीचे लिखा, जैसे होने चाहिए। बहादुर शाह जफर पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली के विद्रोहियों का नेतृत्व किया, जबकि हकीकत यह थी कि वे 82 वर्ष की उम्र में शारीरिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से मजबूर हो चुके थे। उनका जीवन एक कैदी जैसा हो चुका था। 4 महीने तक यह मुकदमा चला। हर गवाह, हर साक्ष्य, हर बयान से यह स्पष्ट था कि जफर ने विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। लेकिन फिर भी 9 मार्च 1858 को बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराया गया। उनकी सजा थी देश निकाला। अप्रैल में उन्हें दिल्ली से रंगून भेज दिया गया। वहीं एक छोटी सी कोठरी में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 3 साल बिताए। 7 नवंबर 1962 को बहादुर शाह जफर ने उस प्रदेश में अंतिम सांस ली और वहीं दफन कर दिए गए। आज उनकी कब्र पर लिखा है, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। भारत में आजादी की जंग और लंबी चली। देश के कई हिस्सों में संघर्ष अब भी जारी था। सिंध, हैदराबाद, कराची और शिखरपुर जैसे शहरों में भारतीय सैनिक आखिरी दम तक लड़ रहे थे। लाहौर, जहां अंग्रेजी शासन सबसे क्रूर था, वहां हर दिन विद्रोह के शक में सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते और गोलियों से भून दिए जाते। कहा जाता है कि सिर्फ 3 महीनों में ही लाहौर में 5,650 नागरिक और 11,200 सैनिक मारे गए। पंजाब के शहर मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, हर जगह हथियार उठाए जा चुके थे। उकारा के पास राय अहमद खरल अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। लखनऊ की रेजिडेंसी अब भी भारतीयों की घेराबंदी में थी। कानपुर के पास नाना साहब अभी मैदान में थे। जनरल बख्त खान, जिन्होंने दिल्ली की लड़ाई के बाद हार नहीं मानी, अब फर्रुखाबाद में नए मोर्चे पर अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब भी अपने किले में डटी थी। तलवार अभी म्यान में थी, लेकिन झांसी अंग्रेजों को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता था। अब अंग्रेजों को सिर्फ दिल्ली नहीं, इन सभी मोर्चों पर लड़ना पड़ा। राय अहमद खरल, बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे रणबांकुरों से। लेकिन फिर इन सभी का अंजाम क्या हुआ? क्या वे सब सच में हार गए, या उनके बलिदान की लौ ने आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दी? और एक बड़ा सवाल, भारत में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह भी उसी दौर की एक साजिश थी? यह सब आप देखेंगे इस लघु श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में। 1857 की क्रांति को शुरू से जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखिए और यहाँ देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित और डिटेल सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आप किस टॉपिक पर सीरीज चाहते हैं या फिर कोई और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आपका यह दिल से स्वागत है। धन्यवाद।